एवरीवन, गुड इवनिंग सबको। राम राम सारे ने। तो आज हम इस वीडियो में बात करेंगे अप्लाइड माइक्रोबायोलॉजी एंड इन्फेक्शन कंट्रोल। तो अपन ने अप्लाइड माइक्रोबायोलॉजी सेक्शन ए में कंप्लीट कर चुके हैं अपन 4 के 4 यूनिट। अब अपन बात करेंगे सेक्शन बी, जहाँ पे अपन बात करेंगे इन्फेक्शन कंट्रोल एंड सेफ्टी के बारे में। साथियों, इन्फेक्शन कंट्रोल एंड सेफ्टी आपके जो सिलेबस में है वो माइक्रोबायोलॉजी के सिलेबस में साथ साथ ही पढ़ाया जाएगा। साथियों, जो आपके सेशनल एग्जाम में और सेमेस्टर एग्जाम में यहाँ से क्वेश्चन बनने की पूरे चांसेज है। हाँ साथियों, ये बेस आपको बनाता है और आगे चल के ये टॉपिक आप पढ़े रहोगे तो नॉर्सेट में आप अच्छे तरीके से मार्क कर पाओगे, क्योंकि वहाँ पे यूटीआई और एसएसआई से क्वेश्चंस पूछे गए हैं और साथ ही साथ वहाँ पे वीएई यानी कि वेंटिलेटर एसोसिएटेड इवेंट से भी क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो साथियों, यूनिट वन है और यूनिट वन का नाम क्या है साथियों? यूनिट वन का नाम है HAI। HAI का फुल फॉर्म होता है हॉस्पिटल अक्वायर्ड इन्फेक्शन, जिसमें हमें पढ़ना है हॉस्पिटल अक्वायर्ड इन्फेक्शन, बंडल अप्रोच क्या होता है, उसके बाद टाइप ऑफ हॉस्पिटल अक्वायर्ड इन्फेक्शन में पहला है यूरिनरी ट्रैक इन्फेक्शन UTI या CAUTI यानी कि कैथेटर एसोसिएटेड यूरिनरी ट्रैक इन्फेक्शन। अपना है अगला सर्जिकल साइट इन्फेक्शन SSI, यानी कि जब कोई सर्जरी लगाते हैं, जब कोई इंसिजन लगाते हैं उसके कुछ दिन बाद जो वहाँ पे वुंड पे जो इन्फेक्शन होती है उसको सर्जिकल साइट इन्फेक्शन कहते हैं। अगला है वेंटिलेटर एसोसिएटेड इवेंट्स VAE। अगला है लाइन एसोसिएटेड ब्लड स्ट्रीम इन्फेक्शन। साथियों, इस जो सिलेबस है अपना, जो सिलेबस है ये मैं INC के सिलेबस के अकॉर्डिंग ये टॉपिक्स को आपको बताया हूँ। साथियों, इंडियन नर्सिंग काउंसिल है उसके अकॉर्डिंग सिलेबस को बताया हूँ, जो कि सारे राज्यों वालों जितने स्टेट INC के मानक को फॉलो करती है वो अपने यहाँ इस टॉपिक को पढ़ाएंगे। तो प्रिवेंशन ऑफ वेंटिलेटर एसोसिएटेड इन्फेक्शन, प्रिवेंशन ऑफ सर्जिकल साइट इन्फेक्शन, प्रिवेंशन ऑफ UTI इन्फेक्शन और प्रिवेंशन ऑफ सेंट्रल लाइन एसोसिएटेड ब्लड स्ट्रीम इन्फेक्शन। उसके बाद इसके सर्विलेंस ऑफ HAI, यानी कि HAI को कैसे हम पकड़ते हैं, कैसे हम कैच करते हैं, कैसे हमें पता लगता है, सर्वेलेंस के बारे में। साथ ही साथ इन्फेक्शन कंट्रोल टीम और इन्फेक्शन कंट्रोल के बारे में अपन पढ़ेंगे साथियों। तो आइए वीडियो शुरू करते हैं साथियों। वीडियो में सबसे पहला अपना है हॉस्पिटल अक्वायर्ड इन्फेक्शन के बारे में पढ़ेंगे कि इसकी डेफिनेशन क्या होती है। ठीक है, तो देखो INC के सिलेबस में बोला है कि सिर्फ इन्होंने प्रिवेंशन के बारे में पूछा है, लेकिन मैं यहाँ पे उस डिजीज के बारे में, मतलब उस इन्फेक्शन के पूरी डिटेल्स के बारे में बात करूँगा। सबसे पहले आते हैं कि हॉस्पिटल अक्वायर्ड इन्फेक्शन की डेफिनेशन क्या बनाई जा सकती है, इसके बारे में अपन बात करते हैं। तो देखो, हॉस्पिटल अक्वायर्ड इन्फेक्शन को हम और भी दूसरे नामों से जानते हैं, लाइक नोजोकोमियल इन्फेक्शन या हेल्थ केयर एसोसिएटेड इन्फेक्शन। देखिए, हेल्थ केयर सिस्टम में, हेल्थ केयर डिलीवरी सिस्टम में अपन जा रहे हैं, तो हेल्थ केयर डिलीवरी सिस्टम में जाएंगे तो वहाँ से जो हमें इन्फेक्शन लगेगी उसे हम क्या कहेंगे? हेल्थ केयर एसोसिएटेड इन्फेक्शन या नोजोकोमियल इन्फेक्शन को हम कहेंगे। साथियों, इन तीनों में से किसी एक टर्मिनोलॉजी से आपसे क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं 2 नंबर में कि व्हाट इज नोजोकोमियल इन्फेक्शन या व्हाट इज हेल्थ केयर एसोसिएटेड इन्फेक्शन या व्हाट इज HAI हॉस्पिटल अक्वायर्ड इन्फेक्शन। साथियों, हॉस्पिटल एक्वायर्ड इन्फेक्शन वैसे इन्फेक्शन होते हैं जो कि पेशेंट लेते हैं, पेशेंट गेन करते हैं वाइल ट्रीटमेंट फॉर मेडिकल और सर्जिकल कंडीशन विद इन अ हेल्थ केयर फैसिलिटी। यानी कि हॉस्पिटल एक्वायर्ड इन्फेक्शन का एक ऐसा प्रकार है जो कि हमें पकड़ता है। कहाँ पे पकड़ता है? जब हम हॉस्पिटल में रहते हैं। क्या करवाने के लिए हॉस्पिटल में जाते हैं अपन? एक तो मेडिकल ट्रीटमेंट करवाने के लिए जाते हैं, ट्रीटमेंट रिसीव कर रहे होते हैं, या किसी प्रकार का क्या होता है साथियों, सर्जिकल कंडीशन होता है, तब हमें ये हॉस्पिटल एसोसिएटेड इन्फेक्शन लगता है। दे कैन अकर वेरियस सेटिंग सच एज, यहाँ बहुत सारे सेटिंग्स में हेल्थ केयर डिलीवरी सिस्टम में लग सकता है, जैसे कि हॉस्पिटल, नर्सिंग होम और आउट पेशेंट क्लिनिक, यानी कि OPD में भी ये लग सकता है। क्या? नोजोकोमियल इन्फेक्शन या हेल्थ एसोसिएटेड इन्फेक्शन। ठीक है साथियों, तो आगे अपन बात करते हैं। आगे अपन क्या पढ़ना है, आगे आपको साथियों आगे आपको पढ़ाएंगे कि डिफरेंट टाइप के। उसके बाद देखिए साथियों, नेक्स्ट जो अपना पॉइंट है वो कहता है CDC एक ऑर्गेनाइजेशन है, एक संस्थान है, सेंटर्स फॉर डिजीज कंट्रोल एंड प्रिवेंशन। इसका फुल फॉर्म है CDC का फुल फॉर्म। आपको बहुत जगह CDC की डेफिनेशन देखने को मिली होगी, अलग अलग डेफिनेशन इन्होंने दिया है, अलग अलग क्राइटेरिया इन्होंने दिया है। अटलांटा, ठीक है, इन्होंने एस्टेब्लिश किया है नेशनल हेल्थ सेफ्टी केयर
नेटवर्क जो कि मॉनिटर करती है इंसिडेंस ऑफ नोजोकोमियल इन्फेक्शन। सब शॉर्टकट में समझाऊं तो सीडीसी जो है वो क्या करती है, एस्टेब्लिश्ड करा गया है हेल्थ केयर सेफ्टी नेटवर्क, एस्टेब्लिश्ड करा इन्होंने हेल्थ केयर सेफ्टी नेटवर्क। क्यों करा है, NHSN को क्यों करा इन्होंने, क्यों करा है ताकि ये मॉनिटर कर पाए किसका, नोजोकोमियल इन्फेक्शन के बारे में। ठीक है साथियों, अगला है अपना बर्डन ऑफ HAI, यानी कि HAI से हमारे इंडिया में कितने या हमारे वर्ल्ड में कितने लोग ग्रसित होते हैं या कितने नंबर ऑफ पॉपुलेशन ग्रसित होती है। ठीक है, तो एनुअल केसेस मतलब वार्षिक, एक साल में कितने केसेस होते हैं, तो मिलियन ऑफ HAI मिलियंस ऑफ हेल्थ केयर एसोसिएटेड इन्फेक्शन जो हर एक साल होते हैं और कंट्रीब्यूट करते हैं, मतलब ये अपना रोल प्ले करते हैं कि किसमें, मॉर्बिडिटी और मोर्टालिटी में, यानी कि डिजीज अकरेंस और डेथ में अपना रोल प्ले करते हैं साथियों, यानी कि बहुत नुकसान करते हैं। ठीक है, एक एस्टिमेटेड बताया गया है कि 7% जो HAI का जो पेशेंट है ना, वो 10% डेवलपिंग कंट्री में देखने को मिलती है साथियों। ये आपको थोड़ा डेटा स्टैटिक्स है उसको याद करेंगे। अगला बात करते हैं अपन फैक्टर अफेक्टिंग HAI। बहुत इंपॉर्टेंट है कि कौन कौन से ऐसे फैक्टर हैं जो कि हॉस्पिटल एक्वायर्ड इन्फेक्शन को बढ़ाते हैं। पहला जो अपना है पेशेंट रिलेटेड फैक्टर, यानी कि साथियों पेशेंट से रिलेटेड जो फैक्टर होगा ना, वो अपना क्या करेगा, बढ़ाएगा किसको, HAI को। पेशेंट रिलेटेड फैक्टर में आती है इम्यूनिटी। अगर पेशेंट का इम्यूनिटी अगर कमज़ोर होगा, वीक इम्यूनिटी का होगा, जैसे कि बच्चे और बूढ़े लोग, इनमें बहुत इम्यूनिटी कमज़ोर होती है। इम्यूनो कॉम्प्रोमाइज्ड पेशेंट, ठीक है, जो इम्यूनिटी वाले दवाई खा रहे हैं, इम्यूनिटी को सप्रेस करने के लिए जो दवाइयाँ खा रहे हैं, उन वो पेशेंट में HAI लगने के चांसेस ज़्यादा होते हैं। प्रोसीजर फैक्टर में क्या होता है साथियों, जब हम कोई भी सर्जिकल चीज़ें या मेडिकल चीज़ें जब हम कर रहे होते हैं, तो जब वो करते दरमियान हम सर्जिकल यूनिवर्सल प्रिकॉशंस या हैंड वॉशिंग, ग्लव्स, मास्किंग, इन सब चीज़ों का जब ध्यान नहीं रखते हैं तो क्या होता है, प्रोसीजर में इंस्ट्रूमेंट जो यूज होती हैं उनको हम अच्छे से स्टरलाइज या डिसइंफेक्ट नहीं करे होते हैं, इससे भी क्या होती हैं, सर्जिकल साइट इन्फेक्शन लग जाती हैं। उसके बाद हेल्थ केयर इन्वायरमेंट का मतलब क्या है कि जहाँ पे हम पेशेंट को एडमिट करा जिस हेल्थ केयर डिलीवरी सिस्टम में, वहाँ का इन्वायरमेंट कैसा है, वहाँ पे अच्छे से साफ़ सफाई है, वहाँ पे पेशेंट का ज़्यादा क्राउड नहीं है, आसपास एक रूम में सही तरीके से ना NABH के का मानक ये फॉलो करते हैं या नहीं करते हैं, ये सब देखने को मिलते हैं। उसके बाद स्टाफ की ट्रेनिंग, साथियों देख लो आपकी ट्रेनिंग अच्छे से हो रही है ना, अगर नहीं हो रही होगी तो आप ना HAI के लिए बहुत ही रिस्पॉन्सिबल होंगे, क्योंकि आप ही जो फर्स्ट लाइन कांटेक्ट में जो आते हैं ना पेशेंट से, वो आप ही या मैं ही होता हूँ। ठीक है, तो हमारी ट्रेनिंग भी बहुत मुकम्मल तरीके से होनी चाहिए ताकि हम पेशेंट को अच्छे से केयर प्रोवाइड कर सकें। अगला है स्टाफ एंड ट्रेनिंग, यानी कि उनके स्टाफों को कैसे ट्रेनिंग दी जाती है, ये भी बात बहुत निर्भर करती है HAI से बचाने के लिए, HAI करने के लिए। अब अपन बात करते हैं टाइप्स ऑफ HAI, टाइप्स ऑफ हेल्थ केयर एसोसिएटेड इन्फेक्शन। तो कुछ एक टाइप है जिसको यहाँ पे इंक्लूड करा गया है, जैसे कि सर्जिकल साइट इन्फेक्शन, SSIS, सर्जिकल साइट इन्फेक्शंस है, उस सर्जरी के बाद मिलती है आपको प्रसाद के रूप में। अगला है यूरिनरी ट्रैक इन्फेक्शन या कैथेटर एसोसिएटेड इन्फेक्शन, UTI। उसके बाद है वेंटिलेटर एसोसिएटेड निमोनिया या VEE या VAP के बारे में बात करेंगे। फिर आते हैं ब्लड स्ट्रीम इन्फेक्शन या BSI या सेंट्रल लाइन एसोसिएटेड ब्लड स्ट्रीम इन्फेक्शन भी के नाम से भी इसको जानते हैं। पहला अपन बात करते हैं यूरिनरी ट्रैक इन्फेक्शन के बारे में। साथियों यूरिनरी ट्रैक इन्फेक्शन जो होता है ये ऑफन जो होता है, इंट्रोडक्शन में पहले बात करेंगे। इंट्रोडक्शन में क्या बात करेंगे अपन, UTI जो एसोसिएटेड होता है कैथेटर केयर से और कैथेटर यूजेस से होती हैं, UTI यानी कि यूरिनरी ट्रैक इन्फेक्शन, जो कि सबसे ज़्यादा हॉस्पिटल एक्वायर्ड इन्फेक्शन में देखने को मिलता है साथियों। ठीक है साथियों, तो इसके कुछ स्टैटिक्स के बारे में बात कर लेते हैं अपन। तो वर्ल्ड वाइड जो है अकाउंटिंग फॉर 40% ऑफ HAI, यानी कि जो कैथेटर एसोसिएटेड इन्फेक्शन है ये 40% के करीब पाई जाती है टोटल इन्फेक्शन में। और 60-70 से 80 जो है UTI जो होती है, UTI होने के जो चांसेस होते हैं वो किस वजह से होते हैं, इनड्वेलिंग कैथेटर की वजह से। साथियों आपको मैं यह मतलब ये जान रहा हूँ कि आपको कैथेटर के स्ट्रक्चर, कैथेटर के टाइप्स के बारे में पता होगा, क्योंकि आपने नर्सिंग फंडामेंटल एक सब्जेक्ट आती है, उसमें आपने FON में आपने कैथेटर के बारे में पढ़ा होगा, अगर आपके अध्यापकों ने पढ़ाया होगा तो आपको। अगला बात करते हैं अपन साथियों, अगला बात करते हैं डेफिनेशन के बारे में कि कैथेटर एसोसिएटेड इन्फेक्शन CAUTI या UTI क्या होती है साथियों।
तो इन्फेक्शन दैट अकर व्हेन बैक्टीरिया इज एंटर यूरिनरी ट्रैक थ्रू द कैथेटर, दे आर कॉमन टाइप्स हेल्थ केयर एसोसिएटेड इन्फेक्शन, दे आर मोस्ट कॉमन टाइप के हेल्थ केयर एसोसिएटेड इन्फेक्शन में। साथियों नॉर्सेट ने इस पे क्वेश्चन बना चुका है, या किसी स्टेट नर्सिंग का जो एग्जाम होता है उसमें भी इससे क्वेश्चन पूछे जा चुके हैं साथियों। तो समझ लो ये बेस कितना अच्छा तैयार कर रहा है आपके लिए ये वाला सब्जेक्ट। आप इसे ध्यान से पढ़ो, आगे पढ़ने की ज़्यादा जरूरत नहीं पड़ेगी। टाइप्स ऑफ कैथेटर, टाइप्स ऑफ कैथेटर में पहला है जो कि सबसे ज़्यादा यूटीआई को कॉज करता है, जिसका नाम है इनड्वेलिंग कैथेटर। इनड्वेलिंग कैथेटर जो होता है रिमेन इन ब्लैडर फॉर, मतलब ये ज़्यादा टाइम के लिए ब्लैडर में होते हैं। साथियों आपको कमेंट सेक्शन में लिखना है कि कैथेटर के क्या क्या इंडिकेशन होते हैं कैथेटर इंसर्शन के। अगला अपन बात करेंगे इंटरमिटेंट कैथेटर के बारे में। इंटरमिटेंट कैथेटर जो होता है वो इंसर्ट किया जाता है और रिमूव किया जाता है एट इंटरवल पे, यानी कि इंसर्ट करा ब्लैडर में और रिमूव कर दिया गया एक सर्टेन टाइम के बाद। उसके बाद है सुप्राप्यूबिक कैथेटर। सुप्राप्यूबिक कैथेटर जो होता है साथियों वो इंसर्टेड करा जाता है एब्डोमिनल वॉल के थ्रू। सुप्राप्यूबिक जो एरिया होता है उसके थ्रू क्या किया जाता है, एंटर किया जाता है और ब्लैडर में एंटर किया जाता है। सारा जो कैथेटर है ना वो ब्लैडर में ही एंटर किया जाता है, क्योंकि ब्लैडर में जो है ना क्या होता है यूरिन एकत्रित होता है, और यूरिन ना जब क्या होता है साथियों यूरिनरी इनकॉन्टिनेंस हो जाता है या कोई सर्जरीज होती हैं उस समय हमें क्या होता है इंडिकेशन होता है कैथेटर का। रिस्क फैक्टर क्या क्या है साथियों, कौन कौन सी ऐसी रिस्क फैक्टर है जो कि कैथेटर एसोसिएटेड इन्फेक्शन को बढ़ाती है या प्रोलॉन्ग करती है। तो जैसे प्रोलॉन्ग यूज ऑफ कैथेटर, यानी कि ज़्यादा टाइम तक जो लॉन्गर टाइम तक जो कैथेटर प्लेस रहेगी तो उसमें ज़्यादा इन्फेक्शन होने के चांसेस होंगे। पुअर हाइजीन प्रैक्टिस, यानी कि मतलब अगर इनएडिक्वेट क्लीनिंग होगी, हाँ ठीक है, सर्जिकल, उसके बाद क्लीन टेक्निक्स का या स्टराइल टेक्निक्स का जब फॉलो नहीं करेंगे तभी भी कैथेटर एसोसिएटेड इन्फेक्शन होने के चांसेस पूरे बढ़ जाते हैं साथियों। अगला बात करते हैं अपन अंडरलाइंग कंडीशन। अंडरलाइंग कंडीशन में होता है कि पेशेंट को अगर डायबिटीज हो या कोई इम्यून सिस्टम का डिसऑर्डर हो तो वो बहुत हाई रिस्क पे होता है कैथेटर एसोसिएटेड इन्फेक्शन का। अगर कोई इन्वेसिव प्रोसीजर हो रहा हो जैसे कि ट्रॉमा, जहाँ पे एकदम ज़रूरत ही है कि कैथेटर लगेगा वहाँ पे भी चांसेस हो जब बढ़ जाते हैं यूटीआई के। अगला है साइन सिम्टम्स ऑफ सी ए यूटीआई, यानी कि क्या क्या होती हैं। तो एक कॉमन साइन एंड सिम्टम होती है, एक सीवियर साइन एंड सिम्टम होती है। कॉमन साइन एंड सिम्टम में फ्रीक्वेंसी ऑफ यूरिनेशन, मतलब वो बार बार यूरिन उसको ड्रिबलिंग होगा, बार बार यूरिन निकलेगा। उसके बाद बर्निंग सेंसेशन, मतलब जब वो सुसु करेगा ना तो उसको बर्निंग सेंसेशन देखने को मिलेगा। फ्रीक्वेंसी ऑफ यूरिनेशन क्या होगा, वो बार बार यूरिनेट करने के लिए जाएगा, ठीक है। और जो बर्निंग सेंसेशन होगा जब वो यूरिन पास कर रहा होगा ना तो वहाँ पे बर्निंग सेंसेशन उसको देखने को मिलेगा। फिर क्लाउडी और फाउल स्मेलिंग यूरिन, उसका जो यूरिन है ना होगा बहुत गंदी तरीके की बदबू आएगी। फिर लोअर एब्डोमिनल में पेन होगा। साथियों इसके जो सीवियर सिम्टम्स है उसमें चिल, फीवर, ये सब देखने को मिलेगा आपको। अब डायग्नोस्टिक इवैल्यूएशन में क्या करते हैं, मतलब कैसे पता करेंगे कि इसको यूटीआई हो गई है, तो उसके लिए सबसे पहले यूरिन एनालिसिस करते हैं और यूरिन कल्चर करते हैं। यूरिन एनालिसिस में बैक्टीरिया के प्रेजेंस का पता चलता है, वाइट सेल का पता, वाइट ब्लड सेल का पता चलता है और रेड ब्लड सेल का पता चलता है यूरिन में। साथ ही साथ अगला जो है हमारा यूरिन कल्चर। यूरिन कल्चर में हम ये आइडेंटिफाई करते हैं कि स्पेसिफिक बैक्टीरिया, कौन सी बैक्टीरिया जो है वो रिस्पॉन्सिबल है और उसका ट्रीटमेंट करते हैं। प्रिवेंशन स्ट्रैटेजी क्या है, सबसे इंपॉर्टेंट, क्योंकि आपका यूनिट में यही पूछा गया कि कैसे हम यूटीआई को प्रिवेंट करेंगे। तो यूटीआई का प्रिवेंशन करते हैं कि इंडिकेशन करते हैं कैथेटर यूज़ का। कैथेटर शुड ओनली व्हेन मेडिकल नेसेसरी, यानी कि कैथेटर का यूज़ तभी करेंगे जब वो उसकी बहुत ज़्यादा ज़रूरत हो, ऐसे ही नहीं ठोक देते रहेंगे। कैथेटर लो ठोक दिया साले को, सॉरी यार गाली दे दी मैंने। प्रॉपर इंसर्शन एंड मेंटेनेंस, प्रॉपर तरीके से ना स्टराइल कंडीशन, स्टराइल टेक्निक से मेंटेन करेंगे जब कैथेटर को इंसर्ट कर रहे हों या कैथेटर के प्रोसीजर जब परफॉर्म कर रहे हों। गुड हाइजीन का ध्यान रखेंगे। रेगुलर असेसमेंट करेंगे, किसका असेसमेंट करेंगे, कैथेटर का असेसमेंट करेंगे, ठीक है साथियों। अगला है पेशेंट एजुकेशन। पेशेंट को बताएंगे और पेशेंट का जो केयर गिवर होगा ना उसको बताएंगे कि कैथेटर की कैसे केयर करती है, यूरिन बैग की कैसे केयर करते हैं, ठीक है साथियों। अब अपन बात करते हैं सर्जिकल साइट इन्फेक्शन के बारे में, एसएसआई के बारे में बात करते हैं अपन। तो एसएसआई का सबसे पहले इंट्रोडक्शन देखते हैं। इंट्रोडक्शन क्या होता है साथियों कि हम उसके बारे में बताते हैं आपको कि वर्ल्ड में कितना है, कितने केसेस आते हैं, ठीक है। तो एसएसआई का जो रेट है, सर्जिकल साइट इन्फेक्शन का जो रेट है वो 1 से 11 जो होता है 100 में, यानी कि 100 लोग गया क्या करवाने, 100 लोग गया अपना चीरा फाड़ा करवाने, यानी कि 100 लोगों को इंसिजन लगाया किसी अस्पताल में, तो 1 से लेके 11 पेशेंट में आपको सर्जिकल साइट इन्फेक्शन देखने को मिल सकता है, ठीक है।
अगला इसके डेफिनेशन के बारे में बात करते हैं। डेफिनेशन क्या होता है साथियों, सर्जिकल साइट इन्फेक्शन होते हैं वैसे वो इन्फेक्शन है जो कि होता है पेशेंट के इंसिजन के विद इन 30 डेज में, यानी कि विद इन 30 दिन के अंदर वो होगा तो उसको एसएसआई में कंसीडर करेंगे। ठीक है, प्रोसीजर विद इन ईयर ऑफ एन इम्प्लांट और प्लेस्ड, यानी कि अगर देखो अगर चीरा फारा लगाया है तो वो 30 दिन के अंदर में, यानी कि इंसिजन लगाया है तो 30 दिन के अंदर में, लेकिन वो इम्प्लांट लगाया है, इम्प्लांट मतलब आप समझ लोगे, समझाने की ज़रूरत नहीं है। इम्प्लांट अगर हम लगाए हैं, पैर में कोई इम्प्लांट लगाया है, कोई रोड, कोई आयरन, कोई मतलब कोई रॉड लगाया है या किसी टाइप की कोई वो लगाया है, सपोर्टिंग मटेरियल लगाया है, तो उसमें 1 साल के अंदर में इन्फेक्शन आपको देखने को मिलेगा। ठीक है सर, अब अपन बात करते हैं टाइप्स ऑफ सर्जिकल साइट इन्फेक्शन। टाइप ऑफ सर्जिकल साइट इन्फेक्शन में आता है सुपरफिशियल इंसिजनल इन्फेक्शन, यानी कि जब हम सुपरफिशियल मतलब ऊपर से स्किन और सबक्यूटेनियस टिश्यू को जब इंसिजन लगाते हैं तो उसको क्या कहते हैं, सुपरफिशियल इंसिजनल सर्जिकल साइट इन्फेक्शन। उसके बाद आता है, देखो सुपर हो गया, ऊपर हो गया, अब सुपर हो गया, सुपरफिशियल हो गया, अब आते हैं डीप। डीप जो होती हैं साथियों, डीप जो होती हैं ये अफेक्ट करती हैं, ये टिश्यू में होती हैं, मसल्स में होती हैं और फेशिया में होती हैं साथियों। अगला अपन बात करते हैं ऑर्गन स्पेस सर्जिकल साइट इन्फेक्शन। अभी हमने बात कर ली स्किन में, फिर मसल में बात किया, स्किन में क्या हो गया, सुपरफिशियल इन्फेक्शन हो गया। अब आए डीप इन्फेक्शन। डीप इन्फेक्शन में क्या आ गया, मसल आ गया, ठीक है, मसल आ गया, टिश्यू आ गया। ठीक है, ये डीपर होती हैं, मतलब थोड़ा अंदर होती हैं, और वो वाला क्या होती है, सुपरफिशियल होती हैं। अब ऑर्गन रिलेटेड मतलब अंदर का जो हमारा पार्ट पुर्जा है ना, अब उसमें इन्फेक्शन जो हो जाता है वो क्या होता है, देखिए, इन्वॉल्व एनी पार्ट ऑफ एनाटॉमी अदर देन इंसिजन सच एज ऑर्गन और स्पेसेस एसोसिएटेड ड्यूरिंग द प्रोसीजर। यानी कि ये हमारे चचा हो गए, चचा जी आ गए, चचा जी आ गए हैं, चचा जी, सॉरी मैं ड्राइंग में बहुत ही ज़्यादा गंदा हूँ बच्चों। तो ये चचा हो गए, चचा का ये अंदर का पार्ट पुर्जा हो गया। अब पार्ट पुर्जा को जैसे कि हम अपेंडेक्टमी करते हैं, अपेंडिसाइटिस का ऑपरेशन करते हैं, तो अपेंडिक्स को निकाला, उसी बीच में कुछ ना स्टेराइल कंडीशन, अनस्टेराइल कंडीशन से टच वच हो गया या कोई इंस्ट्रूमेंट यूज़ किया, वो अनस्टेराइल था, तो चचा के अंदर चला गया इन्फेक्शन। और अंदर क्या हुआ, ऑर्गन्स में और ऑर्गन सिस्टम में कुछ ना कुछ अफेक्ट किया, तो इसको हम बोलते हैं ऑर्गन स्पेस, या कुछ स्पेस है, जैसे कि यहाँ पे लीवर हो गया, ठीक है, यहाँ पे किडनी भाई साहब हो गए, किडनी जी, 2 किडनी होते हैं, तो किडनी भाई साहब हो गए, तो इन स्पेस में कोई इन्फेक्शन हो गया, उसी को कहते हैं ऑर्गन स्पेस इन्फेक्शन। ठीक है साथियों, आई होप कि समझ में आया हो आपको। तो चलिए टाइप के बारे में बात कर लिए। टाइप था अपना सुपरफिशियल, डीप, उसके बाद ऑर्गन ऑब्लिक स्पेस सर्जिकल साइट इन्फेक्शन। कॉजेज क्या क्या है, इसका कॉजेज है बैक्टीरियल कंटामिनेशन, एक तो होता है बैक्टीरियल कंटामिनेशन की वजह से, एक होता है इंडोजेनस सोर्सेस की वजह से, एक एक्सोजिनस सोर्सेस की वजह से होता है साथी। ठीक है, तो एक्सोजिनस सोर्सेस वैसे सोर्सेज जो बाहर से आ रखे हैं, जैसे कि कंटामिनेटेड क्या है, सर्जिकल इन्वायरमेंट इंक्लूडिंग इंस्ट्रूमेंट, एयर, सर्जिकल टीम। ठीक है, उसके बाद एंडोजिनस, एंडोजिनस मतलब पेशेंट का खुद का जो नॉर्मल फ्लोरा का इन्फेक्शन होगा ना, उसकी वजह से होगा। ठीक है, उसके बाद बैक्टीरियल कंटामिनेशन। बैक्टीरियल कंटामिनेशन क्या क्या होते हैं, कुछ पर्टिकुलर बैक्टीरिया होते हैं जो कि कंटामिनेशन करते हैं, जैसे कि स्टेफाइलोकोकस ऑरिस और इस्टीरिया कोलाई। ठीक है, अगला अपन बात करते हैं रिस्क फैक्टर के बारे में। तो रिस्क फैक्टर में पेशेंट रिस्क फैक्टर होती है, सर्जिकल फैक्टर होती है और पोस्ट ऑपरेटिव फैक्टर्स होती हैं। अपन 3 फैक्टर्स देखा, क्या क्या, पेशेंट रिलेटेड फैक्टर, सर्जिकल फैक्टर और पोस्ट ऑपरेटिव फैक्टर। देखिए साथियों, पेशेंट रिलेटेड फैक्टर, पेशेंट रिलेटेड फैक्टर मतलब है जिसका हम सर्जरी करवा रहे हैं या जो हॉस्पिटल में एडमिट है, उससे रिलेटेड फैक्टर कौन कौन सी हो सकती हैं। देखो, पेशेंट ज़्यादा मोटा हो, उसको डायबिटीज मेलाइटिस हो यानी कि चीनी की बीमारी हो, वो स्मोकिंग करता हो, वो इम्यूनो कम्प्रोमाइज हो स्टेट में हो, या पुअर उसका न्यूट्रिशनल स्टेटस हो, तो उसको सर्जिकल साइट इन्फेक्शन होने के चांसेस बढ़ जाते हैं। उसका सर्जिकल फैक्टर, सर्जिकल फैक्टर में किस टाइप की सर्जरी हो रही है, इमरजेंसी वाली सर्जरी हो रही है या इलेक्ट्रिक वाली सर्जरी हो रही है,
उसके बाद ड्यूरेशन ऑफ प्रोसीजर, यानी कि प्रोसीजर कितने दिन में कैरी आउट किया जाता है। उसके बाद है कंटामिनेशन ड्यूरिंग प्रोसीजर, यानी कि ड्यूरिंग प्रोसीजर जब कंटामिनेशन हो जाती है उससे भी सर्जिकल साइट इन्फेक्शन के चांसेस बढ़ जाते हैं साथियों। ठीक है, अगला आता है पोस्ट ऑपरेटिव फैक्टर। पोस्ट ऑपरेटिव फैक्टर मतलब क्या होता है साथियों, जब पेशेंट का जब सर्जरी हो गया उसके बाद जो केयर देते हैं ना उसको पोस्ट ऑपरेटिव केयर कहते हैं। और पोस्ट ऑपरेटिव केयर में कुछ ऐसे फैक्टर होते हैं जो कि सर्जिकल साइट इन्फेक्शन के लिए रिस्पॉन्सिबल होते हैं। जैसे वुंड केयर प्रैक्टिस, वुंड केयर प्रैक्टिस, अगर वुंड का केयर करते हैं, घाव का केयर करते हैं, ड्रेसिंग मलहम पट्टी करते हैं, तो उसमें अगर अच्छे तरीके से हम इक्विपमेंट, अच्छे तरीके से स्टेराइल गॉज का अच्छे सॉल्यूशन का, हाँ, कंटामिनेटेड सॉल्यूशन का यूज़ करेंगे अपन साथियों, तो क्या होने के चांसेस रहेंगे, सर्जिकल साइट इन्फेक्शन। और लेंथ ऑफ हॉस्पिटल स्टे, पता है हॉस्पिटल जो होता है ना वो इन्फेक्शन का घर होता है, क्योंकि वहीं पे इन्फेक्शन की ट्रीट की जाती है और वहाँ इन्फेक्शन घूमते रहता है। ठीक है, तो जितना ज़्यादा वहाँ रहेगा उतना ज़्यादा चांसेस हो जाएंगे सर्जिकल साइट इन्फेक्शन के। ठीक है, उसके बाद कॉजेज के बारे में बात करते हैं, सॉरी उसके बाद सिम्टम्स के बारे में बात करते हैं। सिम्टम्स क्या क्या होती हैं सर्जिकल साइट इन्फेक्शन की साथियों। तो सर्जिकल साइट इन्फेक्शन के कॉमन सिम्टम्स क्या क्या होते हैं देख लो एक बार। तो कॉमन सिम्टम होती है, देखो, रेडनेस होगी, स्वेलिंग होगी, कहाँ पे, इंसिजनल साइट पे। ठीक है, और इंक्रीज हो जाएगा पेन और टेंडरनेस, गरम गरम छूने पे गरम गरम दिखेगा, वार्मथ दिखेगा, पस और ड्रेनेज देखने को मिलेगा आपको सर्जिकल साइट की जगह पे। सीवियर सिम्टम में क्या होती है, फीवर होती है, चिल होती है और हार्ट रेट इंक्रीज हो जाता है। ठीक है, तो उसका डायग्नोस्टिक इवैल्यूएशन क्या करेंगे, डायग्नोस्टिक इवैल्यूएशन में फिजिकल एग्जामिनेशन करेंगे इंसिजनल साइट का, और साइट पे इन्फेक्शन और साइन को देखेंगे। साथ ही साथ लेबोरेटरी मेथड से, यानी कि लैब टेस्ट करेंगे। लैब टेस्ट में ब्लड टेस्ट करेंगे, ब्लड में WBC का लेवल बड़ा मिलेगा इन्फेक्शन की वजह से। कल्चर करेंगे पस का, अगर वुंड से कोई पस आ रहा है तो उसका कल्चर करेंगे साथियों, जिससे ऑर्गेनिज्म का पता लगेगा। अब आता है प्रिवेंटिव स्ट्रैटेजी, कैसे प्रिवेंट करेंगे इस डिजीज को, कैसे प्रिवेंट करेंगे सर्जिकल साइट इन्फेक्शन को कैसे प्रिवेंट करेंगे। तो इसके 3 मेजर आते हैं। ठीक है, पेरी ऑपरेटिव मेजर, इंट्रा ऑपरेटिव मेजर और पोस्ट ऑपरेटिव मेजर आता है साथियों। देख लो साथियों, अगर किसी भी सर्जिकल साइट को इन्फेक्शन से बचाना होगा ना, तो शुरू से ही, जैसे ही उसको हॉस्पिटल में एडमिट करेंगे, जैसे ही उसको प्रिपेयर करेंगे ना, वैसे ही से शुरू हो जाती है। तो उसी को कहते हैं पेरी ऑपरेटिव मेजर्स। पेरी ऑपरेटिव मेजर्स में प्रॉपर स्किन को सर्जरी से पहले, देखिए सर्जरी से पहले जो हम स्किन को रेडी करते हैं ना इंसिजन लगाने के लिए, उस समय प्रॉपर तरीके से एंटीसेप्सिस का यूज़ करेंगे। ठीक है, प्रोटियोलाइटिक एंजाइम का यूज़ करेंगे जब उसको ज़रूरी हो, मतलब पेशेंट को एंटीबायोटिक का डोज लगाते हैं ना, वो लगाएंगे। ठीक है, नॉर्मल थर्मिया मतलब मेंटेन करेंगे ड्यूरिंग द प्रोसीजर। उसका इंट्रा ऑपरेटिव मेजर, इंट्रा ऑपरेटिव मेजर का मतलब क्या हुआ कि ड्यूरिंग द प्रोसीजर ड्यूरिंग द सर्जरी क्या क्या मेंटेन करेंगे, एसेप्टिक टेक्निक्स और स्टेराइल इंस्ट्रूमेंट को मेंटेन करेंगे, स्टेराइल इंस्ट्रूमेंट होनी चाहिए। ठीक है, मिनिमाइज करेंगे प्रोसीजर के दौरान कि किसी भी प्रकार का इन्फेक्शन से कांटेक्ट ना हो। ठीक है, और पोस्ट ऑपरेटिव मेजर्स में क्या क्या आएंगे साथियों, पेशेंट को एजुकेट करेंगे प्रॉपर वुंड केयर के लिए, और सर्जिकल साइट इन्फेक्शन के साइन को मॉनिटर करेंगे साथियों। ठीक है, उसके बाद मलहम पट्टी जो करेंगे, यानी कि ड्रेसिंग जो करेंगे ना साथियों, तो ड्रेसिंग जो करेंगे उसमें स्टेराइल टेक्निक्स का यूज़ करेंगे। ठीक है, उसमें अच्छे तरीके से कॉटन गॉज पैड, गॉज, उसके बाद ग्लव्स, सब चीज़ का अच्छे तरीके से बिल्कुल प्रॉपर तरीके से यूज़ करेंगे, क्योंकि पता है कि हमें पता है कि पहले कि 70 से 80% जो मतलब जो 10 से 15% जो है ना सर्जिकल साइट इन्फेक्शन होने के चांसेस होते हैं साथी। हमारा एक हॉस्पिटल था जहाँ पे हम प्रैक्टिस करते थे, वहाँ पे मोस्ट ऑफ द लोगों को क्या हो जाता था साथियों, सर्जिकल साइट इन्फेक्शन हो जाता था सर्जरी कराने के बाद। वो हमारे पास आते ही थे, और आते थे तो पस, हाँ, बदबू, ये सब लेके आते थे। लेकिन क्या करें, अपन तो नर्सिंग ऑफिसर जी हैं, NO जी हैं, तो NO जी करें, सॉरी साथियों, अपन इस हेल्थ केयर रिलेटेड डिलीवरी केयर से रिलेटेड हैं, तो अपन तो करेंगे ही करने में, लेकिन मज़ा भी बहुत आता है। आप ड्रेसिंग करोगे ना, कभी आपको ड्रेसिंग वाले डिपार्टमेंट में जाने को मिलेगा, तो बहुत मज़े आते हैं। अगला आता है वेंटिलेटेड एसोसिएटेड इन्फेक्शन या वेंटिलेटेड एसोसिएटेड इवेंट। ठीक है साथियों, इसके बारे में आप खुद ही देख लेना, मैं PDF को स्क्रॉल कर देता हूँ, इसकी डेफिनेशन ये रही। ठीक है, उसके बाद इसके टाइप्स ये रहे, टाइप्स में कौन कौन सा आता है, वेंटिलेशन एसोसिएटेड निमोनिया, वेंटिलेटर एसोसिएटेड ट्रैकियो ब्रोंकाइटिस, VAT, उसका तो पल्मोनरी एडिमा आती हैं, और एटेलैक्सिस आती हैं साथियों। रिस्क फैक्टर कौन कौन से होते हैं इसके बारे में यहाँ पे बताई गई है। उसके बाद इसके साइन एंड सिम्टम कौन कौन से होते हैं इसके बारे में यहाँ पे बताई
कहिए साथियों, ये टोटल आपका रहा 26 पेज का पीडीएफ। साथियों, वीडियो कैसा लगा है? वीडियो अगर अच्छा लगा है तो अपने साथियों के साथ ज़रूर शेयर करें। और हाँ, इस जो वीडियो का जो पीडीएफ है उसको आपको टेलीग्राम पे देखने को मिलेगा। साथियों, वीडियो अच्छा लगा हो तो अपने साथियों के साथ ज़रूर शेयर करें। बहुत-बहुत धन्यवाद आपका वीडियो देखने के लिए साथियों।